फाइनली छात्रों, कक्षा 9वीं विषय हिंदी का आप जिस वीडियो का इंतजार कर रहे थे, तो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 आपका हिंदी का। यहाँ पे देखिए पूरा आपका रियल क्वेश्चन पेपर। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि अगर आप जानते हैं, यदि आप जीत मिडिल क्लासेस से यहाँ पे क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, तो पूरे 75 में से 75 नंबर लेके यहाँ पे पेपर में गर्दा उड़ाने वाले हैं। तो चलिए पूरा पेपर आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए आपको यहाँ पे सही विकल्प मिल जाएंगे, कुछ आपके निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ आपके देखिए क्वेश्चन तो आपको पूरा मिलेगा ही मिलेगा। और ये देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 23 क्वेश्चन आपके इसमें मिलेंगे, और 23 क्वेश्चन के साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे क्या दिए गए हैं, कुछ आपके निर्देश दिए हैं। 1 से 5 तक के क्वेश्चन क्या होंगे आपके, देखिए वस्तुनिष्ठ वाले होंगे। और 6 से 17 तक क्वेश्चन आपके 2 अंक वाले हैं। 18 से 20 तक क्वेश्चन आपको 3 अंक वाले मिलेंगे, और इनकी शब्द सीमा भी आपको दी गई है। 21 से 23 तक क्वेश्चन आपको 4 अंक वाले मिलने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपका इसमें क्या आता है, सही विकल्प आता है। कैसे क्वेश्चन करना है चलिए आपको हम बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखना है। रसखान किस भक्ति शाखा कवि है, राम भक्ति शाखा, शिव भक्ति शाखा, या फिर आपका देखिए इसमें आपका प्रेम मार्गी, या फिर आपका देखिए कृष्ण भक्ति शाखा। तो आप जानते हैं देखिए जो रसखान है ना, ये हमेशा देखिए किनकी यहाँ पे भक्ति करते थे, ये करते थे कृष्ण की। ठीक है, तो आपको आंसर जो है स नंबर पर कृष्ण भक्ति करना है। क्वेश्चन देखिए सेकंड, कैदी और कोकिला किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की, माखनलाल की, महादेव वर्मा की, या फिर देखिए जयशंकर प्रसाद की। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको इसके आंसर की बात करूं तो कैसा करना है, देखिए तो सभी के देखिए आपको इसमें आंसर मिलेंगे। पहले का आंसर देखिए आपको यहाँ पे लगा हुआ है सा नंबर, और इसके बाद क्वेश्चन देखिए सेकंड का आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका माखनलाल चतुर्वेदी होगा। क्वेश्चन देखिए तीसरा क्या दिया गया है, रस के बिना काव्य माना जाता है, ये देखिए सजीव, नीरस, व्यर्थ, या फिर आपका देखिए सार्थक। तो सिंपल सा देखिए आपको इसमें आंसर क्या करना है, आपको यहाँ पे नीरस करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर क्या आता है, मेघ आए बड़े बंठन कर, सबर की पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो देखिए अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण, या फिर देखिए उत्प्रेक्षा। तो आपको आंसर देखिए अ नंबर अनुप्रास कर देना है। ठीक है, सिंपल सा आपको क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए पांचवा, कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर आता है। इसमें आपको देखिए क्या करने आता है, हाजिरी लेने, खाना देने, मारने, या फिर देखिए इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर देखिए आपको यहाँ पे करना है हाजिरी देने। क्वेश्चन देखेंगे अब यहाँ पे छठा नंबर, देखिए क्या दिया है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, या फिर आपका कर्मधारय है। सिंपल सा आंसर है देखिए यहाँ पे जब दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता और पिता, भाई और बहन, है ना, और राम और लक्ष्मण, ऐसे शब्द आते हैं आपका द्वंद्व समास में। द्विगु आप जानते हैं संख्यावाची होता है, जैसे त्रिभुवन, चतुर्भुज, ऐसे शब्द अगर आए, दशानन, या आपके इसमें आएंगे। ठीक है, तत्पुरुष जानते हैं कर्मधारय मतलब क्या होता है, देखिए इसमें आपका यहाँ पे कुछ आपका विशेषता बतलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, देखिए इसमें रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। एक भारतीय आत्मा को डैश डैश कहा जाता है। उत्तर आपको देखिए इसमें माखनलाल चतुर्वेदी करना है। महादेव वर्मा आपको 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया था। और सेकंड क्वेश्चन, कैदी और कोयल दोनों ही डैश डैश देश के वासी हैं, स्वतंत्र या फिर गुलाम। तो आंसर देखिए आपको यहाँ पे गुलाम करना है। वर्णिक छंद में देखिए किसकी गणना की जाती है, तो आपको यहाँ पे वर्णों गणना की जाती है। करुण का स्थायी भाव क्या होता है, करुणा फिर शोक। तो देखिए आंसर आपको यहाँ पे शोक करना है। और इसके बाद देखिए गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम क्या था, बैल या कुत्ता। तो आप देखिए आपको जो आंसर है यहाँ पे गधे का छोटा भाई आपका यहाँ पे बैल करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं, क्या उपसर्ग कहलाते हैं, फिर प्रत्यय। तो जानते हैं देखिए जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होता है, जैसे देखिए अभी अगर मैं शब्द लिख दूँ यहाँ पे अनुरूप, तो अनु आपका इसमें उपसर्ग होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए प्रत्यय क्या है, प्रत्यय आपका देखिए शब्दों के आपका अंत में जोड़ता है। जैसे देखिए अगर मैं लिख दूँ गाड़ी वाला, तो वाला आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए आपको यहाँ पे सही जोड़ी आता है। कैसे करना है चलिए आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे आंसर। देखिए सबसे पहले आपका इसमें लिखा गया दुर्लभ। तो दुर्लभ का देखिए आपका हो जाएगा कठिनता से प्राप्त, है ना। इसमें ला दीजिए कबीरदास, क्या हो जाएगा, देखिए कबीरदास साखिया और सबद इनकी रचना है। सम्माननीय क्या कहलाता है, देखिए आदर योग कहलाता है। और मृतिका क्या कहलाता है, देखिए चौथा आपका इसमें हो जाएगा आपका मिट्टी हो जाएगा। और देखिए दो वैलो कथा, ये क्या है, देखिए आपको यहाँ पे इसका आपका ये है कहानी प्रेमचंद की। और जहरीला क्या है, देखिए जहरील में आपको लिखना पड़ेगा सांप। सिंपल सा आंसर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आता है आपका एक शब्द या फिर वाक्य में उत्तर देना है। कैसे देंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, पहला छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ
कवि कौन कौन से हैं, तो देखिए आपको इसमें बताना पड़ेगा। चलिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो 4 प्रमुख स्तंभ के कवि आप एक सूत्र याद करिए, जसुमनी। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, लिख दिया आपका जसुमनी। अब देखिए जसुमनी अब देखेंगे तो जैसे होगा आपका जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, और सु से सुमित्रा नंदन पंत होगा, आप लिखते जाइए। माँ से आपका महादेवी वर्मा हो जाएगा, और रे से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपको सिंपल सा आपको आंसर करना है। ठीक है, और इसके बाद देखिए दूसरा, रसखान किसके अनन्य भक्त हैं, श्री कृष्ण के। ठीक है, तो आपको आंसर करना है। प्रबंध काव्य के भेदों के आपको नाम लिखना है। देखिए प्रबंध काव्य आपका यहाँ पे और खंड काव्य, ये आपके देखिए 2 आपके इनके भेद हो जाएंगे। और जिस काव्य में आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, आपका रस कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद देखिएगा, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है, तो आपको यहाँ पे आंसर देखिए दहेज करना है। इसके बाद चलते हैं आपका देखिए सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए यहाँ पे रसखान के गुरु का नाम क्या है, क्या आपका था, विठल दास था। तो देखिए आपको इसमें सत्य करना है। और मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, तो आपका देखिए यह भी आपका सत्य होगा। रसयुक्त वाक्य क्या आपका यहाँ पे काव्य है, क्या ये आचार्य विश्वनाथ का है, तो आपका देखिए ये भी सत्य है। और झूरी बैलों को देखकर गदगद हो गया, तो क्या आपका सत्य है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। विचार और विनिमय के माध्यम से, क्या माध्यम को देखिए भाषा कहते हैं, तो आपका देखिए ये भी आपका सत्य होगा। तो ठीक है, आपका सिंपल से यहाँ पे आंसर करना था, आप इसे करिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे सत्य असत्य वाले हो गए। आपका यहाँ पे छठा क्वेश्चन, छंद को पढ़ने का प्रवाह है, क्या आपका गति कहलाता है, तो आपका देखिए ये आपका असत्य कहलाता है, क्योंकि प्रवाह आपका जो होता है आपका यहाँ पे लय कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका जो आता है, क्वेश्चन 5वां दिखाते हैं। देखिए तो ये रहा क्वेश्चन पेपर आपका। मैंने इन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर प्रोवाइड करा दिए, कहाँ तक, आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन तक। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका 5वां आता है, भक्ति काल का, देखिए भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और छायावाद के प्रमुख आपको 2 विशेषताएं पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना आपको है नहीं। इसका अगर मैं आंसर की बात करूं तो देखिए आपको आंसर जो है आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 5वें का आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, आडंबरों का खंडन। भक्ति काल में सभी आडंबर का खंडन करते हुए मानवतावाद की स्थापना की गई थी, और इस प्रकार भक्ति काल का महत्व साहित्य और भक्ति भावना दोनों की दृष्टि से बहुत अधिक है, और इसी कारण इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये कर लीजिए। और उसके अथवा का जो क्वेश्चन था, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषता की बात कर रहा है। तो देखिए ध्वन्यात्मक लाक्षणिकता, सौंदर्य, प्रकृति विधान, उपचार वक्रता के साथ साथ स्वभावानुभूति विवृत्ति छायावाद की आपका प्रमुख विशेषता है। सुमित्रानंद पंत छायावाद को पश्चात साहित्य के रूप में रोमांटिज्म में प्रभावित मानते हैं, ये महादेव वर्मा का कथन है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका जो 6ठा नंबर दिया है, इसमें ये आपका क्वेश्चन दिया, देखिए कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की आपको 2 विशेषता बतलानी है, साथ में सुमित्रानंद पंत के भाव सौंदर्य की आपको 2 विशेषता भी आपको बता देनी है। ठीक है, चलिए अगर इसके आंसर की बात करें तो देखिए सबसे पहले कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषता देख लीजिए। वे तरह तरह के आडंबर रचनाकार स्वयं को श्रेष्ठ जताने की कोशिश करते हैं, और कवि संसार को इन आडंबरों की निरर्थकता के बारे में बार बार बताता है, परंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। कबीर सहज ही भक्ति मार्ग पर मानता है, कवि ने आत्मबल पर बल दिया है और बाह्य आडंबरों पर निरर्थक बताया है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका इसके अथवा क्वेश्चन क्या लिखा है, इसका आंसर देखिए, पंत की रचनाओं में इस प्रवृत्ति की प्रधानता है, जैसे पंत की कल्पना शक्ति, सौंदर्य चेतना, छायावादी कवि, और सुमित्रानंद पंत के रचनाओं में कोमल भावनाओं, कल्पनाओं और सौंदर्य की सुंदर वर्णन मिलता है, और इनकी ज़्यादातर रचनाओं में प्राकृतिक सौंदर्य की छटा बिखेरती नजर आती है। और पंत का प्रकृति चित्रण उनके समकालीन कवियों में देखिए इसी में सबसे आपका बेजोड़ माना जाता है। तो इस प्रकार देखिए हमने इसका क्वेश्चन का आंसर दिया। अब क्वेश्चन देखिए आपका जो 7वां आता है, क्वेश्चन देखिए आपका 7वां नंबर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ये देखिए ये रहा आपका छठा क्वेश्चन हो गया ना। 7वां देखिए क्या दिया गया है इसमें, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, ये भी आपको क्वेश्चन देखिए 2 नंबर वाले हैं। और हथकड़ियों को देखिए यहाँ पे, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा क्वेश्चन देखिए आपका जो 8वां दिया गया है, रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा पूछा गया है, और चौपाई छंद की परिभाषा पूछा गया है। ठीक है, और इसमें दोहा छंद की भी परिभाषा पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए 10वां, प्रेमचंद की 2 रचनाएं और महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं, उनकी भाषा शैली पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आपको जो है आंसर जो है मैं आपको जो आगे की आपको देता हूँ क्वेश्चन 7 से आंसर। तो देखिए क्वेश्चन 7 से आपका जो आंसर है ये मिल जाएगा, क्वेश्चन 7वें का आंसर ये देखिए,
मानसरोवर से कवि क्या आशय है? तो मानसरोवर से कवि का आशय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। और इसके अथवा देखिए हथकड़ियों का गहना क्यों कहा जाता है? तो कवि ने हथकड़ियों की तुलना गहनों से की है क्योंकि भले ही यह कवि के लिए हथकड़ी है परंतु यह ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई पराधीनता की ब्रिटिश राज का प्रतीक है। इसे अंग्रेजों ने अपनाया गया था। और क्वेश्चन देखिए आपका जो 8वां आता है रूपक अलंकार की परिभाषा। तो देखिए रूपक अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें उपमेय और उपमान के बीच में कोई अंतर नहीं होता और जहां उपमेय उपमान के बीच में अंतर को समाप्त कर उन्हें एक समान कर दिया जाता है। ठीक है। और इसका अगर उदाहरण की बात करें तो देखिए आपको ये मिल जाएगा। इसमें आप कर लीजिएगा उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग बिरसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ठीक है। और इसके बाद देखिए आपका इसमें अथवा का जो क्वेश्चन था क्वेश्चन 8 में यहाँ पे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। तो जहाँ स्वरों की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार, यानी देखिए अनुप्रास सिंपल है, अगर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरने तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए, आपका इसी का उदाहरण है। और 9 नंबर पर देखिए चौपाई छंद का पूछा गया है। तो चौपाई छंद में देखिए यह एक समात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और इसमें देखिए आपका उदाहरण भी लिया गया है। ठीक, तो आपको यहाँ पे मंगल एक आपका और है मंगल भवन अमंगलहारी और द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी, ये आपका इसी का उदाहरण। तो आप चाहो तो कर लीजिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे दोहा का है अथवा का। तो दोहा छंद की परिभाषा देखिए, ये आपका अर्ध समात्रिक छंद है। इसमें छंद चौथा छंद के विपरीत है। उसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ में आपका 11 मात्राएं होती है। और देखिए आपको यहाँ पे आगे आपको यहाँ पे इसका उदाहरण कर दीजिए। ठीक है, मेरी भवबाधा आरो राधा नांगरी सोए और जातन की छाई परे श्याम हरि द्युति हो। तो क्वेश्चन देखिए 9 तक का आंसर हमने प्रोवाइड करा दिया है। और अब आगे आपके जो क्वेश्चन हैं उन सभी के क्वेश्चन के आपको आंसर जो है यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो पर मिलेगा, क्योंकि वीडियो आपका लंबी हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो को फटाफट लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों पे शेयर करिए, क्योंकि आप यहाँ पे जीत मिडिल क्लास से ही टॉपर बनने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।